चलो, मैंने पहला वीडियो में आपको बताया था कि उच्चारण कैसे करते हैं, क का उच्चारण, ख का उच्चारण, ग का उच्चारण। और उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, इतना आपको हमने बताया था। और ये बताया था कि क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। अक्षर बोले तो व्यंजन ना, वर्ण देखो, क ख ग घ और अंग, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब आओगे च वर्ग में तो च छ ज झ और ये किस में आएंगे, तो च वर्ग में आएंगे। ट वर्ग में कौन कौन आता है जी, तो ट ठ ड ढ और अण। कभी कभी ना नीचे एक देखो ये बिंदु दिया हुआ है ढ, इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ये अधिक है, द्विगुण व्यंजक बोलते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या है, आप इसको हटा भी सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, और ये जो दो होगा ना, ये द्विगुण व्यंजन होता है। और ढ लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर बिंदु दे दीजिए तो यही दो यहाँ निकल के चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। त वर्ग में क्या होता है, त थ द ध न। अंथ आस्था वर्ण क्या होता है, पहले प वर्ग पढ़ लेते हैं, प फ ब भ म। उष्मा अंथ आस्था वर्ण किसे कहते हैं, य र ल व, ये चार होते हैं। अंथ आस्था वर्ण कितने होते हैं, चार होते हैं। देखिए अंथ आस्था वर्ण किसको बोलते हैं, अंथ आस्था वर्ण जो है य र ल व को बोलते हैं, ये चार होते हैं। उष्म वर्ण किसको बोलते हैं, स स ह को, तालाबी स मूर्धन स दंत स होता है ना जी, तो इसको हम लोग स स ह पढ़ देते हैं। आगे चलो, तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन जो होता है ना, छ त्र ज्ञ, छ त्र ज्ञ और स्र होता है। ठीक है, आराम से देख रहा है मंटू, कुत्ता कैसे भौंक रहा है, कुत्ता भौंके हजार नहीं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाँ, वो कहानी चलते रहता है। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। अंथा हस्तावर्ण किसको बोलते हैं, य र ल व को बोलते हैं। उसमें किसको बोलते हैं, स स ह को बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं, संयुक्त छ त्र ज्ञ होता है ना, कवर की छ त्र ज्ञ आएगा, स्वर उसमें जोड़ लीजिएगा। अब आते हैं कंठ, कंठ ये होता है, कंठ ये होता है, क कंठ जो बोलते हैं। अब तालु क्या होता है, तो तालु जो है आपका, तालु कभी कभी लोग कहते हैं कि तालु में सट गया, तो तालु जो होता है ना, मुंह खोलिए आ, जब मुंह खोलिएगा तो मुंह यहाँ लिखेंगे कि तालु जो है मुंह के भीतरी की ऊपरी छत का, मुंह खोलिएगा आ ऊपरी छत, ये है आ, ये ऊपरी छत है, और ऊपरी छत का ठीक पीछे वाला जो भाग होता है ना, यहाँ आ यहाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं उसको, तालु। आ अंदर, अंदर वाला क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। उसके बाद से मूर्धा क्या होता है, तो मूर्धा जो है आगे वाला होता है, मुंह के भीतरी जो होता है ना, भीतरी के ऊपरी छत का पिछला हिस्सा, तो पिछला हिस्सा जो होता है तालु होता है, पिछला हिस्सा तालु होता है, और अगला जो हिस्सा होता है उसको मूर्धा बोलते हैं। आ ये मूर्धा है। ठीक है, दांत आपको पता ही है, ओष्ठ को ही हम लोग होठ बोलते हैं, होठ को होठ बोलते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। तो आपको जब प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि उसमें वर्ण कौन कौन होते हैं, तो स स ह मारिएगा। अंत हस्त वर्ण कौन होते हैं, तो य र ल व मारिएगा। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो छ त्र ज्ञ मारिएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम जो पढ़ेंगे वो समास पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं, तो उसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लिखिए, समास किसे कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। समास के 6 भेद होते हैं। समास किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर, लिखिए, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उनसे बने पद को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद, लिखिए, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उनसे बने पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देखिए। अब आइए भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अब आइए भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आपको मात्र 6 ही समास पढ़ने हैं और यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वह अवयव भाव समास का,
द्विगु समास का और द्वंद्व समास का, ये दोनों कंफ्यूजन में रहता है। बहुब्रीहि समास समझ में नहीं आता और कर्मधारय समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो देखिएगा, सबसे पहले बहुब्रीहि समास क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कि वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दूसरा ही आकर के प्रधान हो जाता है, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंब है उदर, लंबोदर को लंबोदर माने गणेश जी को कहते हैं, तो लंबोदर माने होते हैं गणेश जी, तो लंब है जिसका उदर लंबोदर, तो वो गणेश जी वाला इसमें आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप चलिएगा अवयय भाव समास में क्या होता है, वो उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अवयय भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान कहते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, और इसमें जो है कर्मधारय समास में क्या होता है, देखो हमने कहा कि अवयय भाव समास में पूर्व प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, दो गो पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे आ जन्म लिखती है, तो आ जो है ना बाबू, आ जो है ये पूर्व पद है, और जन्म जो है उत्तर पद है। पूर्व पद क्या है, आ है, जन्म क्या है, उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर माने पहले वाला को पूर्व और बाद वाला को अंतिम, चाहे उत्तर बोल देना। तो देखो अवयय भाव समास क्या होता है कि वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और एक लाइन की बात है कि जितने भी अव्यय होते हैं, अव्यय अवयय भाव समास किसको बोलते हैं, जितने भी अवयव होते हैं ना आगत हो जाएगा। तो जितने भी अवयव होते हैं उससे जो भी चालू हो, आप सीधा सीधे माप दीजिएगा कि वो अवयय भाव समास में होगा। जैसे आगत है तो आज से जितना भी चालू होगा, यथाशक्ति भी इसमें आता है, यथा से जो चालू होता है ना उसमें यही आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लिखवाएंगे किससे कैसे मारना है, पहले इतना आपको समझना पड़ेगा। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों में क्या होते हैं, उत्तर पद माने लास्ट वाला, उत्तर पद क्या होते हैं, बोलिए प्रधान होते हैं, द्विगु में भी और कर्मधारय में भी और तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में होता है रसोई घर, रसोई घर मतलब रसोइयों का घर। इसमें ना तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपा होता है, कर्ता ने कर्म को सारा चीज इसमें छिपा रहता है। फिर आइएगा द्विगु समास में, तो उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में उत्तर पद जो है क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वैसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास। जैसे लोटा डोरी, माँ पिता माने माई बाप, भाई बहन ना, दाल रोटी मतलब जोड़े का हो, और इसमें वो तन मन धन भी जोड़ लीजिएगा। द्वंद्व समास में बाबू एक तन मन धन तुझको अर्पण, तन मन धन जो है ना, मतलब ये जब यहाँ लगा होता है, आप सीधा सीधे समझिएगा कि ये द्वंद्व समास में आता है, ये द्वंद्व समास में आता है। तन मन धन, जन गण मन, तो जन गण मन भी आपको इसमें जैसे ये दिखाई दिया आपको, हाइफन साइफन जो भी है, अब जैसे दिखाई दिया तो आप समझ लीजिएगा कि वह जो है द्वंद्व समास होगा। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अवयय भाव समास किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम अवयय भाव समास कहते हैं। और अवयय भाव समास पहचानने का एक सबसे बढ़िया उपाय है, इसका पहचान है अनु। अगर कोई दिया हुआ है कि बताइए कि कौन समास है, उसमें अनु लगा हो तो आप मार दीजिएगा कि अवयय भाव समास है। अनु लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो, यावत लगा हो, अच्छा हर लगा हो। जैसे यथा शक्ति तथा भक्ति होता है ना जी, उसके बाद से भर पेट हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, आगत हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो देखिएगा प्रतिदिन में ध्यान से देखिएगा ना, तो प्रति जो है क्या है, वह जो है ये जो है आपका अव्यय है। आ क्या है, अवयव है। यथा क्या है, अवयव है। अनु क्या है, अवयव है। प्रति क्या है, अवयव है। ठीक है, तो ये अवयव है। तो आप समझ लीजिएगा, जब ये आपको मिल जाए, भर पेट भी क्या हो जाएगा, भर पेट भी आपका इसमें चला जाएगा। ठीक है, हरदेव भी चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या फिर हर, अगर ये पहले लगा मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि उसका उत्तर क्या होगा, अवयय भाव समास होगा।
ठीक है, आप इसका बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। और ये कई बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ये। तो ये जो है अनु लगा है ना, बस मार दीजिएगा। अब देखो हाथों हाथ, दिनों दिन, तो ये सब जो है अव्यय भाव में चला जाता है। हाथों हाथ काम हो जाएगा, हाथों हाथ। ठीक है, चलो अब अगला पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, आराम। हाँ चलो बच्चों, अब दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। कहता है कि वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, माने बाद का पद जो है प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो। जैसे प्रयोग है और शाला है, तो प्रयोगशाला दो हो गया, तो प्रयोग जो है पहला पद हो गया और शाला जो है दूसरा पद हो गया, तो उत्तर पद ये हो गया। उसी तरह से राजकुमार, तो कुमार है जो है उत्तर पद हो गया और राज क्या है, प्रथम पद हो गया। तो इसमें कहता है वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह जो है लुप्त होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध काके की, ये सारा चीज जो है लुप्त होता है। जैसे मान लो कि राजकुमार, राजकुमार किसको बोलते हैं, राजा के लड़के को बोलते हैं राजकुमार। तो वहां पर का जो है ना, राज का कुमार नहीं, राजा का कुमार। तो जो वहां पे का जो है वो का क्या क्या हो गया है, का जो है उसको लुप्त कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। उसके आगे देखो ध्यान से क्या लिखा गया है, धर्म ग्रंथ, मतलब धर्म का ग्रंथ है, राजा का कुमार है ना। ये रचनाकार मतलब होता है रचना को करने वाला को रचनाकार बोलते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला को गगन चुंबी बोलते हैं। चिड़ी मार, पॉकेट मार, चिड़ी मार पॉकेट मार, माने चिड़िया को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। उसके बाद रथ चालक, माने रथ को चलाने वाला। तो कर्ता ने कर्म को कहीं ना कहीं जो है कारक चिन्ह क्या हुआ है, इसमें लुप्त हुआ है। जब आपको लगे कि इसमें कारक चिन्ह लुप्त है तो आप मार दीजिएगा तत्पुरुष समास। जब आपको लगे कि यथा है, प्रति है ना, अनु है, तो आप अवयव भाव समास मार दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे रथ चालक है तो रथ को चलाने वाला को हम रथ चालक बोलते हैं। तो रथ चालक है, रथ को चलाएगा, कारक चिन्ह लुप्त है, तत्पुरुष समास मार देंगे। सूर्य रचित, माने सूर्य द्वारा रचित है, ये हो जाएगा। जेब कतरा है, माने जेब काटने वाला है। पराधीन मतलब दूसरा का अधीन है, दूसरों का अधीन, तो का रहा लुप्त में, ये हो जाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग करने वाला जो होता है ना, जो लेबोरेटरी बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रयोगशाला। गौशाला जहाँ गाय रहती है। देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति, तो वहां पर के लिए जो आ रहा है ना वही आपका कारक चिन्ह हो जाएगा। हथकड़ी यानी हाथ का जो कड़ी होता है उसमें का आ रहा है ना जी, तो बोलेंगे परीक्षा भवन। माने परीक्षा भवन का मतलब क्या हुआ कि परीक्षा के लिए भवन। तो के लिए जो है ना, देखिएगा परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन, ई और ई यह उत्तर पद है। परीक्षा के लिए ये ही आपका कारक चिन्ह है, समझना क्या ना, कि वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, भवन है, परीक्षा भवन, यह प्रधान हो गया। और ये जो है ना कारक चिन्ह है, कौन चाहिए बाबू, कारक चिन्ह है जो लुप्त हो गया है, कारक चिन्ह है जो कि लुप्त हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्नान घर, स्नान घर का मतलब होता है कि नहाने का घर, उसमें का छुप रहा है। रसोई घर माने खाना बनाने का घर। पाप मुक्त माने पाप से मुक्ति। जलहीन माने जल से हीन है। गृह स्वामी माने घर का मालिक, घर का स्वामी। शिवालय माने, शिवालय मतलब शिव जी का देवालय, घर। आगे चलो, विद्यासागर है, धर्मवीर है, ये सब के सब लोकप्रिय है। लोगों में जो प्रिय होता है उसको लोकप्रिय कहते हैं। तो धर्मवीर, धर्मों के जो वीर होते हैं उसको धर्मवीर कहते हैं। तो ये सारा चीज होता है आपका तत्पुरुष समास का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तत्पुरुष समास यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला जो है कर्मधारय समास है। तो वैसा समास जिसका उत्तर प्रधान होता है तथा उसमें उपमान और उपमेय होते हैं, या फिर आपको जो विशेषण और विशेष्य होगा। जैसे कहा है कि चरण कमल, चरण कमल का विशेषता क्या है, उसका विशेषण विशेष्य क्या है, उसमें मान उपमान का क्या है, उपमान उपमेय क्या है। चरण कमल किसको कहते हैं, जो कमल के समान, माने जिसका कमल के समान चरण होता है उसको चरण कमल कहते हैं। उस तरह से आइएगा, कमल नयन,
कमल के समान जिसका नयन होता है, कमल, कमल नयन। तो उसके बाद से नीलकंठ, नीला है जो कंठ, उसको नीलकंठ कहते हैं। भगवान जो है शंभु को भी कह देंगे नीलाकंठ, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो कर्मधारय में जाएगा। आप जो कहिएगा भगवान नीला है जो कंठ, नीला कंठ किसका है, तो शंकर भगवान का है, तो वहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता है, वहां पर जो है अंतिम पद प्रधान वो दूसरा तीसरा आके प्रधान होता है, तो वहां जो है आपका कर्मधारय नहीं, वो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। लाल मणि, लाल है जो मणि, अधमरा, आधा है जो मरा, मृगनाथ मतलब मृग नयन माने मृग है जिसका नयन, चंद्रमुख माने चंद्रमा के मुख के समान, महापुरुष, महान है जो पुरुष उसको महापुरुष बोलते हैं। तो ये जो सारी है सब के सब किस में आता है, कर्मधारय समास में आता है। किस में आता है, कर्मधारय समास में आता है। इसका अर्थ बताया गया है इसमें। और बहुव्रीहि समास में डायरेक्ट कहा जाता है कि वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, दूसरा आकर के प्रधान हो जाता है, ठीक है ना उत्तर पद प्रधान होता है ना प्रथम पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा आगे बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं बहुव्रीहि। ये होता है आपका कर्मधारय समास। देखो चरण कमल, कमल नयन, नीलकंठ, महादेव, लालमणि, अधमरा, मृग नयन, चंद्रमुख और महापुरुष, ये सब किसके उदाहरण है, तो कर्मधारय के उदाहरण है। कर्मधारय में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, और अंतिम पद यानी कि पूर्व पद का अब देखो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, के समान चरण है, विशेषण और विशेषता होना चाहिए, तो तब जाकर के हमारा जो है कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, उदाहरण यही पूछने वाला है आपके पेपर। चलिए आगे पढ़ना है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत सिंपल होता है कि वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। जब भी आप सेंटेंस को पढ़िएगा, जो समास दिया होगा, जो समस्त पद दिए होते हैं, उसमें आपको सीधा सीधी कहेगा कि दोपहर। जब दोपहर आप लिखते हैं, माने कि दोपहर का मतलब होता है कि दो पहरों का समूह, मतलब दो आ रहा है। त्रिलोक कहोगे तो तीन लोगों का समूह, उसके बाद से चौराहा कहोगे तो चार। तो यहाँ देखना ध्यान से, पढ़ने पर आपको क्या नजर आएंगे, पढ़ने पर आपको लगेगा कि हम संख्या गिन रहे हैं। जैसे नवरात्र है तो नौ रात्रियों का समूह, तो नौ, नौ आ रहा है पंच, पांच आ रहा है सप्त, सात आ रहा है तीन आ रहा है त्रि माने तीन आ रहा है, सप्त माने सात, चौराहा माने चार, तीन माने तीन, मतलब संख्या आ रहा है। तो आप समझिएगा पंचवटी भी लिखते हैं तो उसमें पांच आना जी। तो हमारे कहने का मतलब है कि वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्या निकल जाए, पढ़े और लगे कि संख्या की बात कर रहा है, जब संख्या की बात करेगा तो द्विगु समास मार देंगे, जब संख्या की बात करेगा तो द्विगु समास मार देंगे। एक भी था कि प्रति कहेगा, प्रति कहेगा, हर कहेगा ना, तो हम लोग क्या मार देते हैं, आ कहेगा तो अनु कहेगा तो हम लोग क्या मार देते हैं, अब ये भाव समास मार देते हैं। उसी तरह से केवल संख्या देखना है और मार देना है कि वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है द्वंद्व समास पढ़ेंगे। और द्वंद्व समास जो है सबसे आसान है। इसके पहले द्विगु समास पढ़े थे, और द्विगु समास में हमने कहा था कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाची आ जाए तो उसको द्विगु मार देना। ठीक है, उसी तरह से आप जो है द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे, जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में क्या होता है कि हाइफन योजक का चिन्ह लगा होता है, योजक का चिन्ह लगा होता है, योजक का चिन्ह लगा होता है। जैसे देखिएगा तन मन धन में योजक लगा है, या का चिन्ह लगा है। देखो नदी नाला, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी ना, ये जो होता है ना एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन फिलहाल ये योजक चिन्ह से ही पहचान में आ जाएगा कि आपका ये क्या है, द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, नदी नाला ना, देश विदेश, भला बुरा, आगे पीछे, दाल रोटी, ऊंच नीच, सुख दुख, राजा प्रजा, नर नारी, उतराव और चढ़ाव, ठंडा और गर्म, राधा और कृष्ण, ये एक दूसरे के पूरक होंगे। और बीच में जो योजक चिन्ह लगा होगा, आप आराम से पहचान लीजिएगा। द्वंद्व समास तो सबको याद होना चाहिए, कुछ नहीं करना है द्वंद्व समास में। देखना है हाइफन लगा है ना, मार दे। ठीक है, हाइफन लगा है ना, मार दो, काम खत्म। देखो ना, माता पिता कहीं लिखे हैं, भाई बहन, दाल रोटी, तो दाल रोटी भी हो जाएगा, दाल रोटी।
लोटा डोरी, जो भी है। अब जैसे मतलब समझ लीजिएगा कि जहां पर ये चिन्ह लगा है ना जी, योजक का चिन्ह लगा है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या होने वाला है, ये द्वंद्व समास होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला जो पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि बहुब्रीहि समास वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कि वैसा समास जिसका प्रथम पद और अंतिम पद कोई प्रधान नहीं होता बल्कि दूसरा ही आकर के, वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दूसरा ही आकर के प्रधान हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि बहुब्रीहि समास है। वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान ना हो बल्कि दूसरा ही आकर के प्रधान आज हो जाता है, मतलब कि प्रथम पद और अंतिम पद कोई प्रधान नहीं होता है, दोसर के आगे ओकरा सीट पर बैठ जाता है। जैसे देखो लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं, लंब है उदर जिसका, मतलब उसको लंबोदर बोलेंगे। तो लंबोदर किसको बोल रहा है, एमे लंब और उदर दूगो है, न लंब है ना उदर है, ये कौनो जो है इसका कोई काम नहीं है ना, मतलब ये कोई प्रधान नहीं है। और दूसर कोई गणेश जी को लंबोदर कह दिए। 10 आनन, 10 को जिसके आनन है, 10 को जिसके सर है ना जी, तो 10 आनन, तो इसमें ना प्रथम पद प्रधान है ना अंतिम पद प्रधान है। और 10 आनंद किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, तो रावण जो है तीसरा हो जाएगा। फिर आते हैं महावीर जी, बजरंगबली, तो महावीर, वीरों के वीर महावीर, तो महावीर किसको बोलेंगे, तो बजरंगबली को बोले, हनुमान जी को बोलेंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज में ना चतु है ना भुज है, मतलब ये कोई प्रधान नहीं है, चार है भुजा जिसके, विष्णु जी को कह रहा है। तो आपको ऐसा सीन क्रिएट हो जाए कि दूसरे तीसरे को कह रहा है ना, पहला दूसरा किसी को नहीं कह रहा है, तीसरा को कह रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों के प्रधान होते हैं, जो मंत्रियों के प्रधान होते हैं उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, तो प्रधानमंत्री तीसरा हो जाएगा। गिरधर, गिरधर भी तीसरा हो जाएगा, श्री कृष्ण जी हैं। निशाचर जो होता है ना, निशा और चर में जो लोग, तो ना निशा हो रहा है ना चर हो रहा है, ये राक्षस आ जा रहा है, तो निशाचर राक्षस को कह देंगे। मृत्युंजय, मृत्युंजय किसको बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं ना जी। चंद्रमौली किसको बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं। आगे चलो, बिस्तर किसको बोलते हैं, सर्प को बोलते हैं। पीताम्बर कृष्णा को बोलते हैं, पीत है जिसका अंबर, पीताम्बर। और घनश्याम किसको बोलते हैं, कृष्णा को बोलते हैं। घन जो है ना, घन और ये श्याम, तो घन श्याम बना ना, घन प्रथम पद है, मैंने ये जो है पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो पूर्व पद और उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होता है जी। वैसा समास जिसका पूर्व पद और अंतिम पद कोई प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा आकर के प्रधान हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि बहुब्रीहि समास है। कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला हम लिखे हैं कि पाप पुण्य में कौन समास होगा, दिया होगा तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ देखिए पाप पुण्य है, हाइफन लगा है, तो कह दीजिएगा कि यह कौन समास है जी, तो यह जो है द्वंद्व समास है। कौन समास है, तो द्वंद्व समास है। धक्का मुक्की भी क्या है, द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइफन लगा हुआ है। त्रिफला, ये जो है 3 से कर देंगे, ये कौन समास है, तो द्विगु समास है। कौन समास है, तो द्विगु, द्विगु ना होगा जो, कमेंट बताइए, द्विगु गलती ना है, द्विगु होगा। युधिष्ठिर जो है बहुब्रीहि समास होता है, इसको नोट कर लीजिए, युधिष्ठिर बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अब बताइए, हमको ये चेक करना है, और जैसे मान लीजिए कि एक हम दे देते हैं आगत, एक होता है आजन्म, तो आ देखिए और मार दीजिए, क्या होगा ये, अवयव भाव समास। क्या होगा, अवयव भाव समास। इतना ही आपको याद करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब देखते हैं कि हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो आप जो है पेपर में कैसे करोगे, अभी जाओगे तो पेपर में कैसे करोगे, देखो हमने कहा उपसर्ग क्या होता है, तो वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान लीजिए सर्ग है और सर्ग में जो है पहले जोड़ दिए हम उप, तो उसका मतलब बन गया है उपसर्ग। तो शब्द में जब पहले जुड़ता है उसको ही बोलते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। मतलब बाद में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे ये प्रति है ना, तो बाद में है जुटा है तो ये प्रत्यय बनेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है पांचवा, तो पांचवा जो है वा जो है बाद में जुटा है, तो वा जो है क्या है, वा जो है ये क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, प्रत्यय है। और 5 जो है
उपसर्ग है। माने जो बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर लिखेगा कि वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर, तो यहाँ लिखेगा वह शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे नवीन में ता जोड़ा गया है तब जाके नवीनता बना है, तो ये जो ता है ना ये प्रत्यय है, और नवीन क्या है, उपसर्ग है। अब देखो जलज में जो ज है ना, ज वो क्या है, वो तुम्हारा प्रत्यय है। उसी तरह से लघु जीवी में तो जो अजीवी है वो क्या है, प्रत्यय है, और इधर वाला क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग यहाँ जुड़ता है, अब प्रत्यय यहाँ जुड़ता है। आगे चलो, प्रिया, प्रिया, या इसमें या आ रहा है ना, तो यहाँ जो है या आएगा ना, प्रिया, प्रिया आ रहा है, तो उच्चारण पढ़ना है। संस्कृत में 32 गो उपसर्ग पढ़ना है, और हिंदी में 13 गो उपसर्ग पढ़ना है, और उर्दू में जो है 19 गो उपसर्ग पढ़ना है। सोचो उपसर्ग इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन पेपर है और पेपर में कैसे करना है उसके लिए इतना काम करना पड़ रहा है। एक बार फिर से देखो, जैसे सूजन लिखा है, सूजन लिखा है, इसमें आपसे कहेगा, ऐसे कहेगा कि सूजन में, तो सू जो है ना, ये जो जुटा है ना, तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपसर्ग। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्रत्यय। मतलब बाद में जुटा है तब प्रत्यय, और पहले जोड़ना है तो क्या, देखो ये सूजन, तो सूजन जो है ना, जन, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रत्यय, और ये जो तुम्हारा हो जाएगा उपसर्ग। उद्गम में गम में जोड़ दिया है उद्गम, अरे उद जोड़ा है तो क्या बना हुआ है, उद्गम। मतलब ये पहले जुटा है तो इसको बोलेंगे उपसर्ग, और यह बतिया बाद में जुट जाता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही आपको काम करना है। चलिए ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन है, अनुकूल में आपको उपसर्ग बताना है, इसमें उपसर्ग और इसमें प्रत्यय। तो बाबू हम आपको बताएं, अनुकूल जो लिखिएगा ना, अनु प्लस कूल, अनु प्लस कूल क्या बनता है, अनुकूल बनता है। क्या बनता है, अनुकूल बनता है। तो इसमें क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि आप इसका उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग माने जो पहले जुटा है, तो अनु जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से झाड़ू पूछ दिया है कि झाड़ू जो है ना, झाड़ू का प्रत्यय बताइए। तो बाबू है झा है, हाइडू है, झाड़ू। तो जो रू होगा ना लास्ट वाला, तो आप इसको मारिएगा कि यह प्रत्यय है। देखो ना, इसमें का ये प्रत्यय हो गया और ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। कुल में प्रत्यय जोड़ दिए, प्रत्यय में उपसर्ग जोड़ दिए। तो यही कहानी होता है उपसर्ग और प्रत्यय का। इतना ही आपको दिमाग लगाना है, और सुबह में 9 बजे जो पेपर मिलेगा आप उसमें टिक मार दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ मैं प्रवाची शब्द भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, संधि विच्छेद का कुछ कलेक्शन करके आपको दे दिया कि यहाँ से एका दुका आता है। तो देखिएगा, आप संधि विच्छेद तो पढ़े होंगे। तो मैंने क्या किया है कि निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है, नी में रोग जोड़ेंगे तो निरोग बनेगा। दुर्बल में बाबू दुह में बल जोड़िएगा तो दुर्बल बनेगा, दुह बल ना, दुर्बल। नारायण का संधि विच्छेद कीजिएगा तो नार में अयन जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा, नारायण का संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो नार में अयन जोड़िएगा, इसको नारायण पढ़िएगा। उसी तरह से परीक्षार्थी का करिएगा, आप किधर के मेरा, हाँ आप कीजिएगा कि परीक्षार्थी का संधि विच्छेद, परीक्षा में अर्थी जोड़िएगा तो परीक्षार्थी बनेगा। सीमांत का कीजिएगा तो सीमा में अंत जोड़िएगा तो सीमांत बनेगा। गिरीश का करना है तो गिरी में इस जोड़ना है। परीक्षा में परी में इस इच्छा को जोड़ना है। परीक्षा मतलब होता है दूसरे की इच्छा से लिया गया पेपर। ठीक है, चलिए। विद्यालय में विद्या धन आलय होता है। महात्मा का महात्मा में आत्मा जोड़िएगा, महा में आत्मा जोड़िएगा। पवन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, इसको बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं, पवन। पौ में अन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पवन बनता है। सदगुण क्या होता है सर, सदगुण, सत में जो गुण जोड़िएगा ना तो क्या बनता है, सदगुण बनता है। क्या बनता है, सदगुण बनता है। उसी तरह से निसफल का जो आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो नी क्या होगा, नी, और फल जोड़ दीजिएगा तो निसफल हो जाएगा। अतएव का अतः एव हो जाएगा। एकाएक का होता है, एक में एक जब जोड़ते हैं तो वह क्या बनता है, एकाएक बनता है। क्या बनता है, एकाएक बनता है। उसी तरह से उपाधि का जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, उप में
उप में उपधन आदि, क्या बनेगा, उपधन आदि मतलब उपाधि। उसके बाद से दुर्बल है, दुर्बल यहाँ बना है शायद, दुर्बल का बना दिए हैं। और निरोग, नी में जो है रोग जोड़िएगा तो निरोग हो जाएगा। और संग्राम जो है ना, सम में ग्राम जोड़िएगा, संग्राम में क्या जोड़िएगा, सम में जो है आप ग्राम जोड़िएगा तो क्या बनेगा, आपका संग्राम बनेगा। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसको हो सके तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए और कुछ मत देखिए, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा आपको विलोपन भी देने का, विलोपन बोले तो विलोपन, हाँ उल्टा वही देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, थोड़ा सा विलोम शब्द भी आपको दे दिया मैंने। विलोम मतलब उल्टा होता है, एकदम अब दिन का रात हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। उसी तरह से अंत का जो है आदि हो जाएगा, ठीक है। अराग का सुराग हो जाएगा, और अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, उल्टा है विलोम है। आस्था का अनास्था हो जाएगा। और जो है उपकार, अपकार का अपकार, उपकार का अपकार, अपकार का उपकार, नगद का उधार, उधार का नगद, बहुल का एक, एक का बहुल, अनेक का एक, एक का अनेक, क्रोध का क्षमा, क्षमा का क्रोध, खंडन का मंडन, घर का बाहर, धन का तरल, ठीक है। जल का जो है थल हो जाएगा, नागरिक का ग्रामीण हो जाएगा और ग्रामीण का नागरिक हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, विधवा का साधवा हो जाएगा, साधवा का विधवा हो जाएगा, व्यास का समास हो जाएगा, और कुख्यात का विख्यात हो जाएगा, श्वेत का शाम और सरस का नीरस। ये जो है आपको इस आधार पर दिया गया है कि आपका रिवीजन हो जाए। और जो है आप पहले से जो है ये क्या पढ़े, विलोम शब्द पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, एक बार कहीं से आप ग्रामर वगैरह कुछ पढ़े होंगे, वहीं से आएंगे प्रश्न और कुछ नहीं। चलिए।